डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वेस्ट लैंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगा कि वेस्ट लैंड्स का वितरण किस तरह से है। तो सबसे पहले तो वितरण से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि वेस्ट लैंड किसे कहते हैं। वेस्ट लैंड एंड प्रॉब्लमेटिक सॉइल का आपका जो कोर्स है तो इसमें वेस्ट लैंड किसे कहते हैं। तो वेस्ट लैंड की डेफिनेशन क्या होगी? वेस्ट लैंड इज द लैंड which is presently unutilized due to different constraints। मतलब जो वर्तमान में जिसको काम में नहीं ली जा रही हो, किस वजह से? बहुत सारी कमियों की वजह से, बाध्यताओं की वजह से उसको काम में नहीं ली जा रही है, उस भूमि को वेस्ट लैंड बोलते हैं। यानी बंजर भूमि वे भूमियां हैं जिनको किन्हीं कमियों की वजह से या विभिन्न कमियों की वजह से वर्तमान में काम में नहीं ली जा रही है, उनको बंजर भूमि कहते हैं। तो एक तो बहुत ही सिंपल शब्दों में बंजर भूमि की ये परिभाषा होगी। दूसरी थोड़ी सी इसको टेक्निकल शब्दों में अपन कहेंगे तो ये होगा वेस्ट लैंड इज ए डिग्रेडेड लैंड which can be brought under vegetation cover with reasonable efforts। तो क्या होगी? डिग्रेडेड लैंड होगी। वेस्ट लैंड इज ए डिग्रेडेड लैंड which can be brought under cultivation with reasonable efforts। यानी यदि सार्थक प्रयास किए जाएं तो इनको वनस्पतिकृत किया जा सकता है, वेजिटेशन कवर इसमें लाया जा सकता है। तो ये क्या है? निम्नीकृत भूमियां हैं, प्रति भूमियां हैं, परंतु यदि सार्थक प्रयास किए जाएं तो इनको वनस्पतिकृत किया जा सकता है। इट इज डिटीरियोरेटिंग ड्यू टू लेक ऑफ अप्रोप्रिएट सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट। ये खराब किस वजह से हो रही है? डिटीरियोरेशन किस वजह से है? इन भूमियों का जल और मृदा संरक्षण की कमियों की वजह से हो रहा है। यदि जल का और मृदा का संरक्षण करके इन भूमियों को काम में लिया जा सकता है। और ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल कॉजेज, या प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। प्राकृतिक कारण क्या हो गया? जैसे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई तो जमीन सारी कट जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, तो इस तरह से प्राकृतिक कारण भी हो सकता है। तो हिंदी में इसको आप कैसे समझेंगे? बंजर भूमि निम्नीकृत भूमि है, यानी प्रतिभूमि है जिसमें सार्थक प्रयास द्वारा वनस्पति उगाई जा सकती है। यह मृदा उचित मृदा एवं जल के संरक्षण के अभाव में अथवा प्राकृतिक कारणों से खराब हो जाती है। तो मृदा एवं जल संरक्षण के अभाव में या प्राकृतिक कारणों से ये खराब हो जाती है। तो ये हो गया कि ये जो वेस्ट लैंड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। बहुत ही सरल परिभाषा है इसकी। और अब हम वेस्ट लैंड्स को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? तो वेस्ट लैंड्स को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो कल्टिवेबल और एक अनकल्टिवेबल। इसको हम कह सकते हैं कल्चरेबल और अनकल्चरेबल। तो ये होगी कल्टिवेबल, जिसको कल्चरेबल भी कह सकते हैं, और अनकल्चरेबल एरिया नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, जिसमें कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता, ऐसा एरिया भी होता है। तो इसको फिर कल्टिवेबल है उनको फिर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, वेस्ट लैंड और ओल्ड फैलो। यानी कुछ कमियों की वजह से जो बेकार हो गई हैं, जैसे सैलिनिटी आ गई मृदा में, सैलिनिटी इतनी आ गई कि उसमें ग्रोथ ही नहीं हो रही है, या ग्रोथ हो रही है तो अनइकोनॉमिक है, बहुत कम प्रोडक्शन मिल रहा है। सोडिसिटी आ गई है, एसिडिटी आ गई है, वाटर लॉगिंग हो गई है, निचले क्षेत्र हैं उसमें जल भराव हो जाता है, मार्शी कंडीशंस हैं, यानी बहुत ज़्यादा वनस्पति है और उसमें पानी भी भरा हुआ है तो मार्शी कंडीशंस होगी, ऑर्गेनिक मैटर एक्युमुलेशन हो जाता है ऐसी स्थिति में। तो ये हो गया कल्टिवेबल वेस्ट लैंड हो गया। और फैलो
ओल्ड फैलो, बहुत सालों से खाली पड़ी है। जैसे डेजर्ट की मिट्टी है, जैसलमेर में आप चले जाएंगे, बीकानेर में चले जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि टिब्बे पड़े हैं, खाली टिब्बे पड़े हैं। तो सैंड ड्यून्स हैं, वो बहुत सालों से खाली पड़े हैं, कोई वनस्पति नहीं है उसमें। तो इस तरह की उनको भी कल्टीवेशन में लाया जा सकता है, उनका भी सुधार किया जा सकता है। इसलिए उनको भी कल्चरेबल वेस्ट लैंड्स में जो उसको क्लासिफाई करते हैं, परंतु वह होगी ओल्ड फैलो। और इसमें आ गई साल्ट अफेक्टेड, रेविनस, मार्सी, वाटरलॉग्ड। रेविनस कौन सी होती हैं? जो लगातार जिसमें मिट्टी का कटाव हो जाता है। मिट्टी के कटाव होने से पहले रील इरोजन सीट इरोजन होता है, फिर रील इरोजन होता है, फिर गली इरोजन होता है, और बाद में बहुत गहरी गहरी खाइयाँ बन जाती हैं, तो उसको रेविनस बोलते हैं। एडवांस्ड गली इरोजन की स्टेज है वह। तो रेवाइनस जो मृदाएँ हैं उनमें भी कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से जो ये एरिया नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, ये क्या है? रॉक आउटक्रॉप, पठारी एरिया जिसमें चट्टानें बाहर निकली हुई हैं ज़मीन में, उसका कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। या हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र ऐसा भी है जिसमें कोई वनस्पति नहीं है, बिल्कुल वनस्पति विहीन एरिया है, तो वह वेस्टलैंड ही है। और इसी तरह से स्नो कवर है या ग्लेशियल है, हिमालय पर बर्फ़ जमी हुई पड़ी है, ग्लेशियल है। या कोई एरिया स्नो से ढका हुआ है, अंटार्कटिका वगैरह है, तो जहाँ स्नो से हमेशा उत्तरी ध्रुव है जो स्नो से हमेशा ढका हुआ रहता है, तो ये क्या आ गया? ये ऐसा एरिया आ गया जिसको हम अनकल्चरेबल कह सकते हैं। ये वेस्ट लैंड से अनकल्चरेबल, जिसमें कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। तो इनको हम ये कह सकते हैं कि दीज लैंड्स कैन हैव पोटेंशियल टू डेवलप, और दीज लैंड्स डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल टू डेवलप। यहाँ तो इन लैंड्स को डेवलप करने का पोटेंशियल है, परंतु यहाँ पर जो रॉक है, रॉक आउटक्रॉप है, या हिल है, या स्नो कवर है, उनको डेवलप नहीं किया जा सकता है। अब कैटेगरी वाइज भारत में वेस्टलैंड्स किस कैटेगरी के अंतर्गत कितना एरिया है वेस्टलैंड्स का, और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंटेज है वह, इस टेबल फॉर्म में आपको बताया है। और ये क्या है कि आपके लिए बुक है, लाइब्रेरी में उपलब्ध है, ये बुक है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर रिक्लेमेशन, दिलीप कुमार दास की है। ये हिंदी में भी उपलब्ध है और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। तो लाइब्रेरी से आप इशू करवा सकते हैं और इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें टेबल वगैरह दे रखे हैं, डेटा दे रखे हैं। तो ये आप इस कोर्स के लिए ये टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस टेक्स्ट बुक है, तो इसको आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। इसको हिंदी में भी उपलब्ध है और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। तो ये जो कैटेगरीज दे रखे हैं, इसमें सबसे पहले है गलीड एंड और रेविनस लैंड, यानी जहाँ वाटर इरोजन की इतनी प्रॉब्लम हो गई कि बहुत रेवाइंस बन गई, बहुत गहरी गहरी गली बन गई, जहाँ पर कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे चंबल का क्षेत्र है, चंबल का जो धौलपुर का, राजस्थान का धौलपुर डिस्ट्रिक्ट है, कोटा में आके चंबल का पानी इकट्ठा होता है, और एमपी का भी कुछ क्षेत्र है, कुछ थोड़ा बहुत यूपी का भी एक क्षेत्र है। तो वहाँ पर चंबल नदी की वजह से गहरी गहरी घाटियाँ बन गई, रेवाइंस बन गई। तो ये वेस्टलैंड में ही आ गया है, बहुत गहरी घाटियाँ हैं, यहाँ कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह का जो एरिया है गली वाला और रेवाइंस वाला, ये 100 हेक्टेयर्स में है। तो ये कितना आ गया? एक्चुअल में देखें तो 2 जीरो और लगा देंगे आप, तो ये हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 20,55,000 हेक्टेयर एरिया हो गया ये। तो और ये कितना परसेंट है? 0.65%। 0.65%
6.65%। और यदि आप हेक्टेयर्स में नहीं गिने तो इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फिर ये स्क्वायर किलोमीटर में हो जाएगा। 1 स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू 100 हेक्टेयर। तो इसलिए ये आप हेक्टेयर्स में भी कह सकते हैं, और तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और स्क्वायर किलोमीटर में कहेंगे तो एज सच ये एरिया स्क्वायर किलोमीटर में है। फिर दूसरा आ गया लैंड विद और विदाउट स्क्रब। स्क्रब यानी झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, कोई उसमें कल्टीवेशन नहीं होता है, झाड़ियों से भरा हुआ क्षेत्र रहता है, और झाड़ियों बिना झाड़ियों वाला भी क्षेत्र रहता है, नंगा पड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह का एरिया है वह 6.13% है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया है लैंड विद एंड विदाउट स्क्रब, ऐसा एरिया। फिर वाटर लॉग्ड एंड मार्शी लैंड, जहाँ साल भर पानी भरा हुआ रहता है, कोई वेजिटेशन नहीं होती है वहाँ पर, तो ऐसा एरिया है वह आ गया 0.52% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। 16,568 स्क्वायर किलोमीटर। ऊपर वाला आ गया 1,94,014 स्क्वायर किलोमीटर। फिर सैलिनिटी अल्कलिनिटी अफेक्टेड एरिया आ गया, ये भी वेस्ट लैंड है क्योंकि इसमें भी कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। ये एरिया आ गया 20,477 स्क्वायर किलोमीटर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जिसको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, आसाम है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, तो ये जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ जंगल फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो आदिवासी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जंगलों को काट लेते हैं और उस एरिया में खेती करते हैं, जिसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। कुछ साल बाद में इसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो इरोजन हो जाता है, ऊपर की जो फर्टाइल सॉइल है वो ख़त्म हो जाती है। फिर वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पर फॉरेस्ट को काट के फिर वहाँ खेती करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह का कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, इसको झूम फार्मिंग भी बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत एरिया है 35,142 वर्ग किलोमीटर। फिर अंडर यूटिलाइज डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। अब ये डिग्रेडेड लैंड है, निम्नीकृत भूमि बोलते हैं जिसको प्रतिभूमि बोलते हैं। ये फॉरेस्ट एरिया में भी है, पास्चर और ग्रेजिंग लैंड में भी है, और प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत भी है ऐसी भूमियाँ जो निम्नीकृत हो गई हैं। किसकी वजह से? एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, नेचुरल कंस्ट्रेंट्स की वजह से। तो इन भूमियों का क्षेत्र है ये 1,40,652, 25,978 और 5,828 वर्ग किलोमीटर। फिर सैंड्स इनलैंड एंड कोस्टल। अब सैंड है, राजस्थान तो सबसे ज़्यादा सैंड है यहाँ पर, तो यहाँ टिब्बे हैं रेत के बड़े बड़े, यहाँ रेतीला क्षेत्र है जिसमें पैदावार बहुत कम होती है, न के बराबर होती है। बहुत सा एरिया खाली पड़ा रहता है जिसमें कुछ भी नहीं होता है, इवन प्लांट ट्रीज भी नहीं है उसमें, ग्रासेज भी कुछ एरिया में तो नहीं है, खाली रेत के टिब्बे हैं उसमें। और ये शिफ्टिंग है, वह साल दर साल एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र हैं। इसी तरह से कोस्टल एरिया में भी, समुद्र के किनारे भी सैंड क्षेत्र हैं, और ये समुद्री हवाएं चलती हैं तो ये सैंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाती है, आगे चली जाती है। तो इस तरह के भी क्षेत्र हैं। वेस्ट लैंड्स हैं, सैंड्स जो इनलैंड और कोस्टल दोनों तरह की आते हैं। इनलैंड में राजस्थान का एरिया आ गया, कोस्टल में जो भी समुद्र के किनारे हमारे देश के प्रदेश हैं उनमें भी ये एरिया है। तो ये हो गया 50,021 वर्ग किलोमीटर। और फिर माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड्स, कई जगह क्या है कि खुदाई होती है, विशेषकर उसमें मिनरल ऑयल निकलता है, मिनरल्स निकलते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में
खुदाई की ज़मीन है नीचे की वह ढेर लगा देते हैं, जो ज़मीन है उसको खोद देते हैं, या पहाड़ी पठारी क्षेत्र है उसको खोद देते हैं, उसमें धातु निकलती हैं। तो इस तरह की जो भूमियाँ हैं वह भी अल्टीमेटली खराब हो जाती हैं। और इस तरह का क्षेत्र है 1252 वर्ग किलोमीटर। फिर आगे आता है बैरन, रॉकी एंड स्टोन। ये अनकल्चरेबल वाला एरिया आ गया, ये बिल्कुल खाली पड़ा रहता है, पठार वाला एरिया है, पहाड़ी या पठारी एरिया है। और रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, ऊपर ही दिखती हैं सतह के ऊपर, इनमें कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। तो ये बैरन, रॉकी और स्टोनी एरिया आ गया। ये हो गया 64,584 वर्ग किलोमीटर। फिर बहुत गहरे ढाल हैं, गहरे ढालों में भी खेती नहीं की जा सकती, पानी के तेज बहाव की वजह से वहाँ सब कुछ वनस्पति वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह का एरिया है, वह 7,656 वर्ग किलोमीटर है। फिर मैंने आपको बताया कि बहुत सारा एरिया विशेषकर जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, जो 12 महीने वर्ष भर बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। तो इसमें कोई कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। इस तरह के एरिया का डेवलपमेंट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें पोटेंशियल ही नहीं डेवलप का, तो उसमें वेजिटेशन कवर के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता इसको, इसीलिए इसको अनकल्चरेबल में क्लासिफाई किया है। तो ये एरिया है 55,788 वर्ग किलोमीटर। इस तरह से टोटल जो वेस्ट लैंड है वह 6,38,518 वर्ग किलोमीटर, ये वर्ग किलोमीटर है, जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, उस टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 20.17% है। तो इसको मिलियन हेक्टेयर में आप लिखेंगे तो 63.85 मिलियन हेक्टेयर्स वेस्ट लैंड्स हैं हमारे देश में, और ये मोर देन 20% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। TGA का मतलब क्या हो गया? टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 20% से भी ज़्यादा है, 20.17%। अब जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है, इसने 1985 में भी एटलस बनाया था, एक मैप बनाया था वेस्ट लैंड्स ऑफ इंडिया के नाम से, और फिर 2005 में इस मैप को वापस रिवाइज कर दिया, बनाया वेस्ट लैंड एटलस ऑफ इंडिया 2005। तो इसमें लेटेस्ट डेटा है, और इसके अनुसार अलग अलग राज्यों में कितनी लैंड है, वेस्ट लैंड है, ये नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने बताया। और उसके अनुसार सबसे ज़्यादा वेस्ट लैंड है वह राजस्थान में, मतलब वेस्ट लैंड एरिया में राजस्थान 1 नंबर पर है। यहाँ पर सैंडी एरिया बहुत ज़्यादा है। तो हमारे राजस्थान का एरिया वेस्ट लैंड का कितना है? 10.14 मिलियन हेक्टेयर, और राजस्थान सबसे ज़्यादा एरिया रखने वाला स्टेट है। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर आता है, जिसका एरिया है 7.02 मिलियन हेक्टेयर वेस्ट लैंड का, और ये डेटा किसने दिए हैं? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। और तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, जिसका वेस्ट लैंड क्षेत्र है 5.71 मिलियन हेक्टेयर। तो ये अलग अलग हैं। ये दिलीप कुमार दास वाली जो बुक है उसमें सारी स्टेट्स का दे रखा है एरिया, कि किस स्टेट के अंतर्गत कितना वेस्ट लैंड एरिया है। तो ये वेस्ट लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और कौन कौन सी वेस्ट लैंड्स होती हैं इसके बारे में आपको बता दिया। धन्यवाद।